हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो आज की जो वीडियो हमारी है क्लास 10 सिविक्स बुक की चैप्टर नंबर फर्स्ट पावर शेयरिंग सत्ता की साझेदारी। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि पावर शेयरिंग जो है क्यों जरूरी है एक कंट्री के लिए। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर टू केस स्टडीज है। तो टू केस स्टडीज हम यहाँ पढ़ेंगे जो कि रियलिटी पे बेस्ड है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे टू केस स्टडी। अब जो टू केस स्टडी है हमारी, फर्स्ट है बेल्जियम की और सेकंड है श्रीलंका की। तो हम पहले किसकी बात करेंगे? बेल्जियम की। अब बेल्जियम में भी हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? इसका एथनिक कंपोजिशन पढ़ना है। ओके, तो एथनिक कंपोजिशन क्या होता है कि कल्चरल सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके, तो ये क्या होती है? सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये अब किसी पे भी बेस्ड हो सकती है, चाहे लैंग्वेज पे बेस्ड हो, रिलीजन पे बेस्ड हो सकती है, रेस पे बेस्ड हो सकती है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि एथनिक कंपोजिशन क्या है बेल्जियम का। ओके, तो बेल्जियम क्या है? एक कंट्री है जो कि इंडिया का हरियाणा स्टेट के बराबर इसका एरिया है, और जो इसकी पॉपुलेशन है उसकी हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी है। ठीक है, अब यहाँ पे बेल्जियम के मैप पे हम फोकस करेंगे। तो आप ये जो येलो पोर्शन है इसका देख सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये है फ्लैमिश रीजन, जिसमें क्या रहते हैं 59% डच स्पीकिंग लोग रहते हैं जो कि डच भाषा बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे तो डच स्पीकिंग डच कम्युनिटी रहती है। अब ये रेड वाला पोर्शन जो है वोलेनिया रीजन का, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं जो कि फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो ये क्या है? ये दो पार्ट्स में डिवाइड। अब यहाँ पे 1% की बात आती है कि 1% जो है जर्मन स्पीकिंग लोग, मतलब कि जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ये पोर्शन क्या है? इधर ये साइड में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका मतलब कि यहाँ पे इस कंट्री में क्या बोली जाती है? 3 लैंग्वेजेस। तो डच भाषा बोली जाती है, जर्मन भाषा बोली जाती है और फ्रेंच भाषा। तो मेनली कंपटीशन किस में रहता है? डच स्पीकिंग वाले लोग में और फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोग में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बेल्जियम की कैपिटल के बारे में। ठीक है, तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रसेल्स। अब ब्रसेल्स में क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एथनिक कंपोजिशन क्या है कि 80% यहाँ पे फ्रेंच कम्युनिटी रहती है, तो 20% कौन रहता है यहाँ पे? डच कम्युनिटी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंट्री में मेजॉरिटी में है वही आपकी क्या है? कैपिटल में देखा जाए तो माइनॉरिटी में है। ठीक है, तो 59% फ्लैमिश रीजन में डच स्पीकिंग लोग रहते थे। अगर कैपिटल की बात की जाए तो ये कितने हैं? 20%। ठीक है, तो इसी बात में दोनों का कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग है, फ्रेंच कम्युनिटी है, वो ज्यादा पावरफुल है। बात की जाए ये तो माइनॉरिटी में है कंट्री में, बट पावरफुल है ये। ठीक है, रिच है, स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू डच पीपल। ठीक है, अब यही बात जो है डच स्पीकिंग लोग को थोड़ी सी खलती है कि नाराज होते हैं वो इस बात पे कि सारी जो पावर है वो किसके पास है? फ्रेंच स्पीकिंग लोगों। और इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस बात पे भी चलता है कि कैपिटल पे कौन अपना मतलब कि राज करेगा या किसकी पावर चलेगी। ठीक है, तो ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और दोनों की आप ये देख सकते हैं कि जो कंट्री में मेजॉरिटी में है वही कैपिटल में क्या है? माइनॉरिटी में। तो ये जो हमने बात करी बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन की। अब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा एथनिक कंपोजिशन हमें पढ़ना है वो है श्रीलंका का। अब यहाँ पे श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका का थोड़ा सा डिफरेंट है बेल्जियम से। अब यहाँ पे इसके मैप पे अगर फोकस करें तो यहाँ पे क्या रहते हैं? यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर, मतलब कि सिन्हाला जो लोग मतलब सिन्हाला जो भाषा है 74% है उन लोगों का, जो आप येलो पार्ट्स में देख सकते हैं। ये जो येलो पार्ट है इसमें कौन रहते हैं? सिन्हाला कम्युनिटी, जो कि सिन्हाला भाषा बोलती है, जिनका परसेंटेज क्या है? 74% है। और तमिल स्पीकर का परसेंटेज कितना है यहाँ पे? 18%। ठीक है, अब 18% है, ये तो बहुत ही ज्यादा गैप है इनमें। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अंतर देखा जा सकता है इसमें। तो यही, अब यहाँ पे भी जो तमिल है ना वो 2 टाइप्स के तमिल है। 30% किसका है? श्रीलंकन तमिल। अब श्रीलंकन
जो कि यहीं पे रहते हैं श्रीलंका में, और 5% किसका है, जो कि इंडियन तमिल है। कि इंडियन तमिल कैसे, जो कि इंडिया से यहाँ पे आ गए थे और यहीं पर बस गए, ठीक है, तो ये इंडियन तमिल है। अब 30% यहाँ पे श्रीलंकन तमिल है और 5% कौन है, इंडियन तमिल, तो टोटल मिला के इनका 18% हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात होती है कि मोस्ट ऑफ द सिन्हा स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अब इनका रिलीजन क्या है, जो सिन्हाला कम्युनिटी है उनका मेनली रिलीजन अगर देखा जाए तो वो कौन है, बुद्धिस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं वो दोनों ही हैं, हिंदू भी है उसमें और मुस्लिम भी है, और 7% जो पॉपुलेशन है वो कौन है, क्रिश्चियन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा श्रीलंकन तमिल का है, ठीक है, यहाँ पे जो देख सकते हो ये श्रीलंकन तमिल का, और ये जो ब्राउन वाला पार्ट है ये कौन है, इंडियन तमिल, ठीक है। तो यहाँ पे जो श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन है ये आप देख सकते हो इसमें। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्या रहता है कि जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो ज्यादा पावरफुल है कंपैरिजन टू तमिल स्पीकर के, ठीक है। तो यही इसमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि जितनी भी फैसिलिटीज वगैरह है वो किसको मिलती है, सिन्हाला कम्युनिटी को। तमिल तमिल को कुछ नहीं मिल पाता, तमिल लोग थोड़े से यहीं पे नाराज रहते हैं, जैसे कि बेल्जियम में कौन रहता था, डच स्पीकिंग वाले, डच कम्युनिटी वाले लोग रहते थे। तो श्रीलंका में कौन नाराज रहता है इस बात से, तमिल स्पीकर, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिल पाता, ना फैसिलिटीज मिल पाती है ना पावर मिल पाती है, क्योंकि वो भी तो एक कंट्री का हिस्सा है। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, किसमें, सिन्हाला और तमिल स्पीकर में। और बेल्जियम में देखा जाए तो किसका रहता था, बेल्जियम में किसका रहता था, जर्मन स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोगों का, ठीक है। तो ये बात हमने दोनों के स्टडीज समझी। अब दोनों के स्टडीज में क्या बात नजर आई कि बेल्जियम का केस थोड़ा सा अलग है और श्रीलंका का केस थोड़ा सा अलग है, बट दोनों में कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को कैसे आगे बढ़कर मतलब कि सॉल्व किया गया तो वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे पहले हम श्रीलंका की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे श्रीलंका ने क्या किया कि श्रीलंका में किसकी मेजोरिटी थी, किसकी, सिन्हाला कम्युनिटी की, ठीक है। तो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, तो श्रीलंका में बहुसंख्यवाद किसने स्थापित किया था, सिन्हाला कम्युनिटी ने, ठीक है। तो उसने अपना डोमिनेंस भी दिखाया, डोमिनेंस मतलब प्रभुसत्ता अपनी कायम करी, किसके द्वारा, अपनी बहुसंख्यावाद के द्वारा, मेजोरिटेरियनिज्म के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए गए सिन्हाला कम्युनिटी के द्वारा, ताकि जो उनका प्रभुसत्ता है वो कायम रह सके, सुपरमेसी स्टेब्लिश करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन 1956, अब इन 1956 में क्या हुआ कि एक एक्ट पास किया गया जिसमें क्या होता है कि सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज पे घोषित कर दिया गया कि सिन्हाला क्या है, श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब तमिल स्पीकर भी थे वहां पे तो, बट ये स्टेप लिया गया सिन्हाला कम्युनिटी क्योंकि मेजोरिटी थी उनकी। अब सेकेंड स्टेप क्या था, सिन्हाला वर फेवर्ड इन यूनिवर्सिटी इन गवर्नमेंट जॉब। अब यहाँ पे क्या था कि सिन्हाला को ही फेवर किया जा रहा था यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट जॉब्स में, और उनको ही प्रेफरेंस दी जा रही थी। तमिल तो बाद में है, पहले प्रेफरेंस किसको दी जा रही थी, सिन्हाला कम्युनिटी को। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या था कि बुद्धिज्म। अब सिन्हाला कम्युनिटी का रिलीजन मेनली क्या था, बुद्धिज्म था। तो यहाँ पे फेवर्ड किया गया बुद्धिज्म रिलीजन को और इसको एक प्रोटेक्शन भी मिला कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है, संवैधानिक रूप से एक रक्षा मिली इसे, किसको, बुद्धिज्म रिलीजन को, ठीक है। बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल गवर्नमेंट मेजर इंक्रीज द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। अब ये जो सारे स्टेप्स लिए गए तो इससे क्या हुआ, एक अलगाववाद महसूस कराया गया किसको, तमिल कम्युनिटी को। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जो मेजोरिटी में ही हैं और जो माइनॉरिटी के लोगों को अगर कुछ फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी तो वो एक अलगाववादी महसूस करेंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारी कंट्री में मतलब इस कंट्री में रहने से हमें तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है या हमारी हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा उन्हें फील हुआ। तो ये डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू सिविल वॉर। अब ये कॉन्फ्लिक्ट तो जारी था, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट जारी हुआ तो ये इससे किसका रूप ले लिया, सिविल वॉर का, ठीक है। सिविल वॉर गृह युद्ध का रूप ले लिया, जिससे क्या हुआ, एज द रिजल्ट 1000 पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव किल्ड। अब
1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, किसके, दोनों ही कम्युनिटी के, शनाला कम्युनिटी के भी और तमिल कम्युनिटी के भी। तो यहाँ पे जो ये सिविल वॉर था ये एंड हुआ था कब, 2009 में। तो आप देख सकते हैं कि कितना कितने टाइम तक ये सिविल वॉर चला और ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहा, टेंशन बनी रही कंट्री में कि जो सिनाला कम्युनिटी थी उसने अपना डोमिनेंस मतलब कि दिखाया कंट्री पे, जिससे कि तमिल लोगों में एक अलाइनेशन महसूस किया, फील किया, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर में टर्न हो गया और 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। और ये एंड कब हुआ, 2009 में। अब हम बात करते हैं, ये तो रिजल्ट हुआ किसका, श्रीलंका का, ठीक है। श्रीलंका में थोड़ी सी सिचुएशन भी अलग थी। अब ये सिचुएशन कैसे हैंडल करी कंट्री ने, तो ये आप देख सकते हो कि कैसे हैंडल करी। इसमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। तो इकोनॉमिकली भी बहुत नुकसान हुआ, डेवलपमेंट पे असर पड़ा, किसके, श्रीलंका कंट्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेल्जियम की समझदारी, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। यहाँ पे थोड़ा सा अलग केस है कि यहाँ पे क्या बात थी कि श्रीलंका में श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा ही बड़ा हो गया था, जिससे कि सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। बट अगर बेल्जियम की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाया कि बेल्जियम लीडर्स टुक डिफरेंटली पाथ, उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। ये उन्होंने क्या किया कि पहले रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस को पहचाना कि उनके कंट्री में क्या क्या डिफरेंसेस है, उनको पहचानने के बाद ही उन्होंने क्या किया कि 1970, बिटवीन 1970 एंड 1993 में 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर चुके थे वो। तो दिस वाज टू फैसिलिटेट पीसफुल लिविंग फॉर ऑल इन द कंट्री, ताकि जो कंट्री में क्या है एक पीसफुलनेस बनी रह सके, मेंटेन हो सके और फैसिलिटीज मिल सके सभी लोगों को। अब यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल फॉर अकोमोडेशन आर। अब कुछ बेल्जियम मॉडल के एलिमेंट्स थे। तो पहला एलिमेंट क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब किया गया था कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स होंगे तो उनका जो नंबर होगा वो इक्वल होगा, चाहे वो डच कम्युनिटी से हो या फ्रेंच कम्युनिटी से। जैसे कि अगर 2 मिनिस्टर डच स्पीकिंग लोगों के होंगे तो 2 फ्रेंच स्पीकिंग वाले होंगे, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट क्या था, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये भी एक अच्छा डिसीजन था उनका। अब थर्ड डिसीजन क्या था, थर्ड एलिमेंट क्या था, ब्रसल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटेड। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो ब्रसल्स बेल्जियम की कैपिटल थी उसमें क्या किया गया था, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसमें बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल, जिसमें कि दोनों के ही रिप्रेजेंटेटेड थे, दोनों ही कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेटेड थे, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्टेप था। अब यहाँ पे फोर्थ क्या था कि थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड दिस गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक एक अलग तरह की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। अब इस ये गवर्नमेंट का क्या काम था कि पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो वो किसको कंसिडर करती थी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते थे जैसे कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू होते थे, तो ये सभी कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंडर आती थी। तो ये एक अच्छा मतलब कि ये चारों ही जो एलिमेंट्स है ये एक अच्छा है। बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मॉडल था, क्योंकि हर हर लेवल पे गवर्नमेंट्स बनाना और दोनों ही कम्युनिटी के मिनिस्टर्स वगैरह को डिसाइड करना, तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल था। बट कॉम्प्लिकेटेड तो था ही, बट एक समझदारी भी थी, बेल्जियम ने समझा कि दोनों ही कम्युनिटी हैं, दोनों के लिए वेलफेयर के लिए काम करना है और दोनों ही को इक्वल पावर दी जाए, जिससे कि जो कंट्री है, कंट्री का जो डेवलपमेंट है अच्छे से हो सके और एक पीसफुलनेस मेंटेन हो सके कंट्री के अंदर। तो ये एक यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो आप श्रीलंका का केस और बेल्जियम का केस, ठीक है। तो कौन सा मतलब कि बेटर था यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि श्रीलंका में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो गया था, जिससे कि प्रॉब्लम ज्यादा आई। बट बेल्जियम ने अपने केस को समझा और फिर ये डिसीजन लिया, जो कि एक अच्छा था। तो आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पे।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।